हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मैं एक हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में हम डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, व्हाट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट। स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म की शुरुआत कब हुई थी? अगर हम बात करें कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म होता क्या है, नेशनलिज्म आया कैसे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, जब हमारे देश में टेक्नोलॉजी डेवलप करनी शुरू कर गई थी। स्टूडेंट्स, सारी की सारी हिस्ट्री आप क्रोनोलॉजी के साथ इंटरलिंक करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, ये टॉपिक हमारा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म क्या है। आप सबने पढ़ा है कि 1600 एडी में ब्रिटिशर आए थे। तो 1600 एडी में जब ब्रिटिशर आए तो 1757 ये एक इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक ईयर है। कुछ ऐसे ईयर जो आपको टिप्स पे होने चाहिए, जो बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी थी, बैटल ऑफ प्लासी एक डिसिसिव बैटल, प्लासी का युद्ध स्टूडेंट्स अंग्रेजों के लिए एक डिसिसिव बैटल था। यहां से ब्रिटिशर ने इंडिया में रूल अपना स्थापित किया। यहां से ब्रिटिशर ने अपना ब्रिटिश एम्पायर, जो कॉलोनियल पार्ट है, इंडिया में कई सारे एरियाज को, कई सारे रीजन को अपने कॉलोनियल पावर बनाया। जैसे कि बात करें बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, तो ये तीन प्रेसिडेंसी जो चलती थी, इससे हमें यह समझ में आता है कि ब्रिटिशर जो अपने लिए डेवलपमेंट कर रहे थे, वो ही डेवलपमेंट हम लोगों के लिए कैसे एडवांटेज बन रही थी, वो हम समझेंगे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म से। 1757 की बैटल हुई, 1857 की बैटल हुई। रिवोल्ट ऑफ 1857 होने के बावजूद भी हमारे देश में स्टूडेंट्स बहुत सारी प्रॉब्लम थी नेशनलिज्म की। चलो समझते हैं कि नेशनलिज्म होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेशनलिज्म की। तो नेशनलिज्म जो ब्रिटिशर ने हमारे देश में एजुकेशन डेवलपमेंट की, वहीं से ही नेशनलिज्म आया। सबसे पहला पॉइंट है, चलो डिस्कस करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ध्यान से समझना है इन पॉइंटों को, आपस में इंटरलिंक करके आपको चीजें समझ में आएंगी। स्टूडेंट्स, जब अंग्रेजों ने हमारे देश में कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप किया 1853, लॉर्ड डलहौजी जब इंडिया में रेलवे डेवलपमेंट करता है, रेलवे की शुरुआत होती है बॉम्बे टू थाने, रेलवे चलती है। 1853 में पहला स्टेप आ रहा है, रेलवे शुरू हो रही है। 1854 में स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसी क्रोनोलॉजी में, तो 1854 में पहली बॉम्बे में मिल लग रही है, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे। ये सारे आपको हैंडआउट्स, ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन जस्ट जो अभी मैं आपको चीजें करवा रहा हूं, ये साथ के साथ आप नोट भी करें। स्टूडेंट्स, 1853 में रेलवे आई, उसके अगले साल आप देख रहे हो बॉम्बे में टेक्सटाइल मिल लग रही है 1854 में। इट मींस जैसे जैसे कम्युनिकेशन चैनल डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रही है। और जैसे जैसे कम्युनिकेशन चैनल डेवलप हुए, वैसे वैसे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म को एक स्पीड मिलनी शुरू हो गई थी। अगर कोई पंजाब का आदमी है, कोई मद्रास का आदमी है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बंगाल से है, जब तक हमारे देश में रोड नेटवर्क डेवलप नहीं हुआ था, जब तक रेलवे डेवलप नहीं हुई थी, तो तब तक वो कैसे इकट्ठे हो सकते थे? आपने कभी ये चीजें सोची हैं कि कांग्रेस की फॉर्मेशन 1885 में क्यों हुई, इससे पहले क्यों नहीं बनी? आपने सोचा है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, कई सारे लोगों ने अपनी बुक में लिखा है कि वो एक नेशनलिज्म वॉर नहीं थी। स्टूडेंट्स, 1857 का रिवोल्ट हम लोगों के नजरिए से वो एक नेशनलिज्म की लड़ाई हो सकती है, लेकिन अंग्रेजों के नजरिए से इट वाज जस्ट अ म्यूटनी, अ सिपाही म्यूटनी, एक सैनिकों का विद्रोह था।
वो एक अलग टॉपिक है, वो आपको डिटेल में करवाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1857 का वो जो रिवोल्ट था वो एक डिसिसिव रिवोल्ट होता है इंडिया के लिए। और स्टूडेंट्स यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट हमारे देश में नेशनलिज्म का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। नेशनलिज्म के लिए जो शुरुआत थी, आप मान के चलिए वो यहां से इस चीज की शुरुआत हो चुकी थी। तो नेशनलिज्म स्टूडेंट्स एक फीलिंग, लोगों के अंदर वो फीलिंग थी भी तो वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कि यार अपने नेशन के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। वो कर आप कैसे कर सकते हो? अगर आज के डेट में आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप उसका अच्छा यूज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी है उसका मिस यूज कर सकते हो। अगर आप टेक्नोलॉजी से टोटली कट चुके हो तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आज की बात बता रहा हूं, इसी तरीके से आप इसको इंटरलिंक करके सोच सकते हो कि उस टाइम पर नेशनलिज्म इतना लेट क्यों आया। अंग्रेज तो 1600 में आ गए थे, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, 1857 में रिवोल्ट हुआ, लेकिन अंग्रेज नहीं गए। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है जी, इंग्लिश एजुकेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपना इस ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में। तो स्टूडेंट्स, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में इंग्लिश एजुकेशन का भी सबसे बड़ा रोल था। जब हमारे देश में आफ्टर 1857 यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ओपन हुई, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ओपन की गई थी। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसका प्रस्ताव लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे वुड्स डिस्पैच क्वेश्चन पेपर में सीधा पूछा जाता है। वुड्स डिस्पैच कमेटी बैठी थी जिसने भारत में इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए 1 लाख रुपए सालाना ब्रिटिशर के बजट से देने के लिए ऑर्डर पास कर दिया था। फरमान जारी हो गया कि भाई भारत में 6th क्लास से लेकर 12th स्टैंडर्ड वालों के लिए इंग्लिश कंपलसरी कर दी जाए और इंग्लिश एजुकेशन जो है इंडिया में अब से सभी बच्चों को कराई जाए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सीखेंगे तो लोअर रैंक पे, लोअर लेवल पे क्लर्क, कांस्टेबल्स, पुलिस ऑफिसर जो नियुक्त किए जाएंगे इंडियंस, उनको इंग्लिश आनी चाहिए, कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इंग्लिश हमारे लिए एडवांटेज कैसे बनती है? जब लोग एजुकेशन लेते हैं स्टूडेंट्स, जब लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर फिलॉसफी पढ़ते हैं, जब लोग पॉलिटिकल थिंकर पढ़ते हैं, तो वो भी एक पॉइंट बनता है यहां पर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, जब हमारे देश के लोगों ने वोल्टायर को पढ़ा, रूसो को पढ़ा, एरिस्टोटल पढ़ा, प्लेटो को पढ़ा, तब समझ में आया कि हाँ जी नेशनलिज्म होता गया, कि हाँ जी हमें ब्रिटिशर की कॉलोनियल पावर ने कैसे गुलाम बना रखा है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे आपको हैंड आउट में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1835 important year for English education. इंग्लिश एजुकेशन के लिए 1835 लॉर्ड मैकॉले भारत आता है और वो कहता है कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन हमें स्प्रेड करनी चाहिए। तो इंग्लिश एजुकेशन जो है उसको हमारे बहुत सारे जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे उन्होंने कहा अच्छी चीज है। इसी टाइम पे राजा राम मोहन रॉय कह रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन तो सबको लेनी चाहिए। इंग्लिश एजुकेशन एक हमारी सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है। इंग्लिश एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज भी है और इंग्लिश सीख के हम देश विदेश में लोगों से इजीली बात कर सकते हैं। अब इंग्लिश एजुकेशन देश विदेश छोड़ो, अपनी इंडिया की आपको एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में इंग्लिश लैंग्वेज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था।
एग्जाम्पल ले लो कि अगर कोई पंजाब का आदमी है, कोई गुजरात का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई बंगाल का है, ठीक है, अगर आपस में लोगों ने इकट्ठे होना है, अब बात आ गई वही कांग्रेस की मीटिंग की, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अगर सब लोगों ने इकट्ठे होना है तो उसके लिए क्या आनी चाहिए आपको, एक कॉमन लैंग्वेज। अब गुजराती आदमी को तो पंजाबी नहीं आएगी, पंजाबी वाले आदमी को मराठी या गुजराती नहीं समझ में आएगी, बट सब लोग जो है एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज से अपने सारे के सारे विचार रख सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजों ने अपने पर्पस से डेवलप की थी, लेकिन इंग्लिश का एडवांटेज हमें भी बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, किस में हुआ, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में हुआ। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्नाइजेशन करना चाहते थे अंग्रेज और हमको आधा वेस्टर्नाइजेशन छोड़कर चले गए। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट ईयर है, ये वही 1835 में जब अंग्रेजों ने इंग्लिश एजुकेशन शुरू की तो पूरे भारत में लोगों के अंदर ये विचार उठने भी शुरू हो गए कि कहीं हमारा कल्चर ना खत्म हो जाए, हमारा रिलीजन ना खत्म हो जाए, हमारे बच्चे अपनी मातृभाषा ना भूल जाएं। तो कल को क्या होगा, इन लोगों में ऑलरेडी पश्चिमी सभ्यता आ चुकी होगी, लोगों के अंदर इस चीज का सबसे बड़ा डर था। सो 1850 अभी तक हम कुछ भी नहीं कर रहे, देखो यार, अब आपको ये जान के हैरानी होगी 1600 में अंग्रेज आए, स्टार्टिंग में अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, 1835 तक कुछ नहीं हुआ, यहां पर इंग्लिश इंट्रोड्यूस होती है और फिर इसके बाद क्या होता है जी, 1857 का रिवोल्ट भी हो रहा है। 1857 के रिवोल्ट के कई सारे कारण थे, उनमें से एक ये कारण भी बन जाता है। तो स्टूडेंट्स 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसमें पीजेंट्स का भी रोल था, उसमें जमींदारी सिस्टम का भी रोल था। जमींदार जो थे वो किसानों का, पीजेंट्स का खून चूस रहे थे, उसका भी रोल था। लोगों को ये डर था कि अंग्रेज क्रिश्चियन मिशनरी स्प्रेड कर रहे हैं और अंग्रेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस चीज का भी लोगों को डर था। 1857 के रिवोल्ट में इमीडिएट कॉज, रिलीजियस कॉज, आप ये चीजें पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे जो इतने सालों से ये चीजें चल रही थी, ये सारा गुस्सा लोगों का यहां पर भी फूटता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन, अंग्रेज कहते हैं कि इनको वेस्टर्नाइजेशन, अगर अंग्रेजों ने अपना सामान इंडिया में सेल करना है तो वेस्टर्नाइजेशन भारत में आना जरूरी है। अगर आपको फॉरेन ब्रांड के कपड़े पहनाने हैं तो उसके लिए आपको फॉरेन की एडवर्टाइजमेंट दिखानी जरूरी है, आपको वहां की लैंग्वेज सिखानी जरूरी है, आपके वहां का तौर तरीका सिखाना जरूरी है, तब जाके आप फॉरेन ब्रांड के कपड़ों पे जाओगे। समझ में आई बातें। तो इस तरीके से अंग्रेज कैसे भारत में, ठीक है, बहुत जबरदस्त पॉलिसीज के साथ अपना ये काम करते थे, ये हमें समझ में आता है। स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का, सबसे इंपॉर्टेंट जो ये बेंचमार्क पॉइंट था जी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये जो एक टर्निंग पॉइंट था हमारे इंडिया में ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किसके टाइम पे हुई थी। स्टूडेंट्स इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के टाइम पे इंडिया का वाइसरॉय कौन था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी क्या, पेपर में सीधा पूछी जाएगी। सो स्टूडेंट्स लॉर्ड रिपन ने कहा, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन ने अपने हिसाब से भारत में कई सारे रिफॉर्म करने के सोचे। लॉर्ड रिपन एक ऐसा, आप कहोगे कि लॉर्ड रिपन एक अंग्रेज होके इंडियंस की साइड क्यों ऐसे कर रहा था, इंडियंस की तरफदारी, इंडियंस की तरफ क्यों ज्यादा इसका झुकाव था। तो स्टूडेंट्स लॉर्ड रिपन जो था उसकी आइडियोलॉजी लिबरल थी। अब बात आ जाती है वही कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन, तो एक ऐसा अंग्रेज भी आया जिसकी लिबरल थिंकिंग थी।
भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत करने वाला, जो ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट है उसकी शुरुआत करने वाला लॉर्ड रिपन। सो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, हमारे देश में लोगों को चीजें लेट समझ आती हैं। CB इल्बर्ट, लॉर्ड रिपन कहता है कि इंडिया में इंडियन जजेस को भी नियुक्त होने का अधिकार होना चाहिए, इंडियन जजेस को भी, ठीक है, जुडिशरी में आना चाहिए। अब कोई भी बिल भारत में पास होता था वो पहले इंग्लैंड जाता था, इंग्लैंड से उसकी मंजूरी मिलेगी, इंडिया में पास होगा। तो होता क्या जी, इंग्लैंड में कंट्रोवर्सी होगी। तो CB इल्बर्ट जो था जी, ठीक है, CB इल्बर्ट ये कहता है जी ये आदमी तो काम खराब कर रहा है, लॉर्ड रिपन तो इंडिया में जाके इंडियंस की तरफदारी वाला हो गया, ये तो इंडिया में इंडियंस लोगों के लिए इतनी भलाई के काम करेगा तो कल को हमारा मुश्किल हो जाएगा। कहता है ये क्या बात कर रहा है, कहता है इंडिया में इंडियन जजेस को भी रिक्रूट होना चाहिए जुडिशरी सिस्टम में। तो जुडिशियल रिफॉर्म में इतना अगर बड़ा बदलाव हो जाता है तो कल को इंडियन जजेस जो होंगे वो अपने लोगों के लिए सही फैसला ले ही नहीं सकते। वो लोग जो हैं अपने लोगों को कोई हार्श पनिशमेंट, कोई हार्श इस प्रकार से पनिशमेंट दे ही नहीं सकते। ये कंट्रोवर्सी के बाद स्टूडेंट्स लॉर्ड रिपन को वापस बुला लिया गया था। तो यहां पर लेकिन ये दिमाग की बत्ती जला देता है। तो इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हर लेवल पे हो रहा था। चौरी चौरा इंसिडेंट होता है स्टूडेंट्स, वहां पर पुलिस स्टेशन को आग लगाई जाती है, वहां पर सारे के सारे जो इंडियन पुलिस कर्मचारी होते हैं सारे के सारे पुलिस स्टेशन में लोअर रैंक पे सारे इंडियन होते थे। SHO हो गया, ASI हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, कांस्टेबल्स हो गए, हेड कांस्टेबल्स हो गए। तो एक थाने के अंदर सारे के सारे ये इंडियन ही होते थे। ब्रिटिशर ऊपर कमिश्नरेट सिस्टम पे। तो इन चीजों को समझने में इतना समय लग गया। यहां पर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म तेज होती है। तो स्टूडेंट्स लॉर्ड रिपन के बाद लॉर्ड डफरिन जो है वो इंडिया का नेक्स्ट जब गवर्नर जनरल बनता है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, उस टाइम पे जो है कांग्रेस फॉर्म होती है। अब कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी थी स्टूडेंट्स आपको भी पता है उसमें सारे के सारे एलीट सोसाइटी के लोग थे, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग थे। कांग्रेस के ऊपर पूरा एक अलग सेशन जिसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि जो पहली बार जनगण मन किस सेशन में गाया गया, पहली बार वंदे मातरम किस सेशन में हुआ, पहली बार स्वराज शब्द किस सेशन में हुआ, 1919 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जब रॉल्ट एक्ट आया, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, उस समय कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कौन था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में कांग्रेस के भी आपको पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें ठीक है हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाओ जी, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। हाँ जी, अब स्टूडेंट्स ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में सबसे बड़ा योगदान सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स का था। सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो 19th सेंचुरी में चली। स्टूडेंट्स ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज एक आप कह सकते हो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। ब्रह्मो समाज किसके द्वारा बनाई गई, पेपर में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछे जाते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय जो इतने बड़े रिफॉर्मर थे उनको देख के हमारे इंडिया में बाकी रिफॉर्मर्स भी इसी तरीके से कई सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स करते हैं। ब्रह्मो समाज, आत्मीय सभा, प्रार्थना सभा, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन किसके नाम से रखा था, तो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्टूडेंट्स रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़ी शख्सियत थी, उन्होंने कई चीजें डिटेल में डिफाइन की थी।
कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक कॉमन ह्यूमन, एक आम जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर कितनी ज्यादा पावर हो सकती है, एक नेचुरल पावर। आर्य समाज, निरंकारी मूवमेंट, राधा स्वामी मूवमेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे जो रिफॉर्म्स थे ये एक ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का हिस्सा थे। स्टूडेंट्स, लोअर सेक्शन के लोगों की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी थी हमारे देश में। जब तक हम समाज में अगर ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो सोसाइटी को कभी भी हम आजाद करा ही नहीं सकते थे। फिर किससे आजाद कराते? अगर आप अपने ही समाज के लोगों की डेवलपमेंट नहीं कर सकते, अपने ही समाज में लोगों को अगर उठा नहीं सकते हो, तो समाज की लड़ाई किसके साथ थी? तो यहां पर स्टूडेंट्स ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, जो जिनका मेन रोल था सोसाइटी में वुमेन्स एजुकेशन, चिल्ड्रंस, लोअर सेक्शन पीपल, इन सब की डेवलपमेंट का। सबसे बड़ी चीज वुमेन, सोसाइटी में वुमेन्स की जो दुर्दशा खराब थी उसको डेवलप करना, और वुमेन्स के लिए एजुकेशन सेक्टर डेवलप करना। पेपर में पूछा जाता है आपको, गुलामगिरी किसने लिखी है? सत्यशोधक समाज किसने बनाया? ज्योतिबा फुले। खुद एक लोअर सेक्शन से आते थे और सोसाइटी में उन्होंने औरतों के लिए, बच्चों के लिए और लोअर कास्ट के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किए। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलके फर्स्ट गर्ल्स स्कूल ओपन किया। तो गर्ल्स स्कूल ओपन किया, एजुकेशन लोगों को मिल रही है, लड़कियों को मिल रही है, समाज में सोसाइटी इस तरीके से डेवलप हो रही है। जब लोगों को एजुकेशन मिलेगी तब जाके ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म आएगा। ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक करती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बाद में इन चीजों के हैंडआउट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे ध्यान से समझो जी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो सबसे बड़ी चीज थी बाय ब्रिटिशर्स। लो जी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, दादा भाई नौरोजी तो दादा भाई नौरोजी स्टूडेंट्स ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, किस नाम से जाने जाते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी उस पर बुक लिखी है। दादा भाई नौरोजी ने डिटेल में बुक लिखी है जी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम बताओ। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। स्टूडेंट्स, इस बुक के द्वारा दादा भाई नौरोजी ने ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, कि कैसे भारत का पैसा, कैसे हमारे देश की सारी संपत्ति, कैसे हमारे देश के रिसोर्सेज अंग्रेज चूस रहे थे। अंग्रेज यहां से लेकर यूरोप जाते थे। स्टूडेंट्स, हमारे देश में कमर्शियल फार्मिंग किसने शुरू करवाई? ब्रिटिशर ने। परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जानी जाती है। एक जमींदार नियुक्त कर दिया और अंग्रेज जबरदस्ती कह रहे हैं कि किसानों से आपने यही फसल उगवानी है, थोड़ा सा लालच दो और ये काम करवाओ। तो किसानों से जबरदस्ती कॉटन, अपना जूट, कॉफी, टी, ओपियम, अफीम की खेती करवा रहे थे। इंडिगो, सबसे पहले इंडिगो रिवोल्ट इसीलिए किसान कर रहे हैं, बार बार एक ही खेती करने से उनकी जमीन बंजर हो रही है। तो स्टार्टिंग में तो जो भोले भाले किसान थे उनको फंसा लेते थे अपनी बातों में, लेकिन बाद में जाकर जब अंग्रेजों को लगता था कि हाँ भाई ये जो जमींदार है तो ज्यादा ही एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, अंग्रेजों ने जमींदारों से कहना है कि हमको पैसा ला के दो, हमें कलेक्ट करके दो पैसा। जमींदार एज अ सभी विलेजर से टैक्स कलेक्टर की तरह काम करते थे।
लेकिन जमींदार इतने ज़्यादा हार्श, इतने ज़्यादा किसानों को परेशान करते थे, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, वही कारण बनता है बाद में 1857 के रिवोल्ट का। सिंपल सी बात है। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब ये सारी चीज़ें दादा भाई नारोजी ने अपनी बुक में भी लिखी हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट अंग्रेजों ने बंगाल को किया था। सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन बंगाल के रिसोर्सेज की हुई थी। सबसे ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में चल रही थी। इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में हुआ था और बंगाल के ही लोगों में सबसे ज़्यादा नेशनलिज्म आपको देखने को मिलेगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष, खुदीराम बोस। तो स्टूडेंट, सबसे ज्यादा आपने ये चीजें नोटिस की कि सबसे ज्यादा बंगाल के लोगों में नेशनलिज्म क्यों देखने को मिला, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन बंगाल की हुई थी। दादा भाई नारोजी एक बहुत बड़ी पारसी बिजनेसमैन फैमिली से आते थे और स्टूडेंट्स पहले इंडियन थे जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में सिलेक्ट हुए थे। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दादा भाई नारोजी के इंग्लैंड में भी बिजनेस चल रहे थे और बहुत ज्यादा एजुकेटेड पर्सन। तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जब पहली बार अपनी स्पीच देते हैं तो वो अपनी स्पीच की शुरुआत करते हैं कि यू ब्रिटिशर्स आर ग्रेट पर्सन, यू आर द रिफॉर्मर्स ऑफ द सोसाइटी। अंग्रेज खुश हो जाते हैं, कहते हैं भाई ये तो हमारी तारीफ कर रहा आदमी, कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो। ठीक है, दादा भाई नारोजी अंग्रेजों के लिए कह रहे हैं तुम तो समाज सुधारक बन रहे हो खुद को। अंग्रेज खुश हो जाते हैं। अगली लाइन में कहते हैं कि ये सब कुछ तुम अपने लिए सीमित रख रहे हो, ये सब चीजें तुम्हारे अपने लोगों तक के लिए सीमित हैं, तुम इंडियंस को कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तुम हमारे देश को कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हो। वहां की पार्लियामेंट में हाहाकार मच गया कि भाई ये इंसान क्या बोल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स वहां पर सबको बोलने की आजादी। ठीक है, इसीलिए तो इंग्लैंड में कोई भी पर्सन आप कहोगे दादा भाई नारोजी कैसे सिलेक्ट हुए, वहां पर इक्वेलिटी। ठीक है, लोगों में इक्वेलिटी का दर्जा, जो अगर कोई भी पर्सन वहां पर इलेक्शन लड़के जीत के वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता, तो दादा भाई नारोजी बने ऐसे। आज भी दादा भाई नारोजी का वहां पर घर है। तो दादा भाई नारोजी जो थे उन्होंने अपनी स्पीच जब ये दी, तो अब ये जो अपना भाषण दे रहे हैं वहां पर, तो अगले दिन ये सारा कुछ इंग्लैंड के अखबारों में प्रिंट होना था। मतलब कि अंग्रेजों की बहुत ज्यादा बेइज्जती की। बेइज्जती क्या की, अंग्रेजों को उनको आईना दिखाया, उनको शीशा दिखाया दादा भाई नारोजी ने। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमारे देश में हर एक बिजनेस को खत्म कर दिया था, जो भी इंडियन बिजनेस था, चाहे वो इंडियन हैंडलूम बिजनेस है, चाहे वो वीवर्स थे, किसान थे, पीजेंट्स थे, कोई हाथ से काम करने वाला, कोई बढ़ाई का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारे बिजनेस खत्म कर दिए। मान लीजिए ब्रिटिशर, अगर कोई भारत की खादी का कपड़ा है, वो 1000 रुपए का है, खादी का कुर्ता पजामा, वो हैंडमेड गुड है। हैंडमेड इंडस्ट्री, इंडिया में मशीन गुड्स का तो यूज ही नहीं होता था पहले स्टूडेंट्स। हमारे देश में सिर्फ हाथ से बनाई हुई चीजें यूज की जाती थी। इसी चीज को महात्मा गांधी भी सपोर्ट करते हैं। इसीलिए तो गांधी जी कहते हैं कि हम दूसरे पे डिपेंड क्यों रहे, अपने लिए खुद ही कपड़ा सूतो, अपने लिए खुद ही कपड़ा बनाओ। हर एक को चरखा गिफ्ट करते थे। ऑल्सो पावर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, कि किसी पे डिपेंड मत रहो। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए अगर कोई खादी का कपड़ा 1000 रुपए का है, तो ब्रिटिशर अपनी 200 रुपए की शर्ट इंडिया में बेच रहे हैं जो मशीन गुड है। अब मशीन गुड कितने चीप होते हैं आपको इससे पता चल जाएगा। मशीन में एक दिन में 1000 कपड़े तैयार हो जाने हैं, और कहाँ जो हैंडमेड गुड है वो एक हफ्ते में तैयार होगा, हो सकता है 2 हफ्ते में तैयार हो, कुछ कुछ ऐसे कपड़े होते हैं महीने में भी तैयार होते हैं। तो उस पर किसी बंदे की, एक बंदे की मेहनत लगी है, 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 1 महीने की। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मशीन गुड में क्या है, कपड़ा मशीन में डाला, स्टिच होके मशीन से निकल रहे हैं। अंग्रेजों ने इसी, यही चीज थी कि यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही यूरोप के खात्मे का कारण भी बनता है। यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है
वही इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण भी बनती है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारे अंदर भी एक फीलिंग जागी कि हम आज़ाद हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, अंडरस्टैंड। हाँ जी, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब यही वो टाइम पीरियड था, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का गठन। क्वेश्चन यहां से कांग्रेस के बहुत सारे बनते हैं, तो अभी हम ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म देख रहे हैं, कांग्रेस का टोटली एक अलग टॉपिक है। जब कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुई उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। उस समय इंडिया का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। जब कांग्रेस बनाई जानी थी, वो आइडिया किसका था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस? सर A.O. ह्यूम, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर। A.O. ह्यूम, एल्विन ऑक्टेवियन ह्यूम। सो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये पता चलता है कि जो कांग्रेस बनाई गई थी वो भी अंग्रेजों की सोची समझी साजिश के तहत बनाई गई थी। किस्म से 1857 का विद्रोह होता है, 1857 का रिवोल्ट होता है। अंग्रेज इस रिवोल्ट से भी डर गए थे। अंग्रेज कहते कि ऐसा ही कोई रिवोल्ट दोबारा हमारे ऊपर ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इंडियंस की डेवलपमेंट के लिए एक पार्टी बनाते हैं। इंडियंस को लगना चाहिए कि हाँ, हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हमारी भलाई हो रही है, अंग्रेज तो हमारी भलाई के लिए आए हैं सच में। तो अपने आप को अंग्रेज किसी भी देश में जाते थे ऐसे ही ट्रीट करते थे, हम आप लोगों की भलाई के लिए आ रखे हैं, हमको भगवान ने आपकी भलाई के लिए भेजा है। तो हमारे इंडिया के भोले भाले लोग हाथ जोड़ के खड़े होते थे, हाँ जी सच में हमारी भलाई के लिए आए हैं। तो स्टूडेंट्स, कांग्रेस पार्टी फॉर्म की थी एज अ सेफ्टी वॉल। ब्रिटिश इसे कहते थे कि भाई कल को हमारे ऊपर कोई खतरा ना आ जाए तो क्या करो, उठाकर कांग्रेस पार्टी बना दो। सो कांग्रेस की मीटिंग होती है, पहला सेशन, फर्स्ट सेशन बॉम्बे। अंग्रेज कुछ नहीं करते, एक मीटिंग बुलवाते हैं जहां पर सभी इंडियंस को इनवाइट किया जाता है। उनमें से एक इंडियंस को उठा के प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी को इसका प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन है कांग्रेस के। फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल, ये सारे हम कांग्रेस की क्लास में करेंगे। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट कब बनी, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू कब बनती हैं। महात्मा गांधी जी कब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, किस सेशन में थे, किस ईयर बने। ये सारे कांग्रेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी पूरी अलग क्लास होगी। तो कांग्रेस के बारे में डिटेल में अलग क्वेश्चन, अलग क्लास में पढ़ेंगे हम। सुभाष चंद्र बोस किस सेशन में हेड बने। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ के फिर अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में जो मतभेद पैदा हुए वो क्यों हुए, वो सब पढ़ेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो कुछ मैंने आपको करवाया, ठीक है, इनके आपको नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे, ये भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट जो ऑनलाइन कोर्स है वो मेरे द्वारा आपको कराया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।